से एक बार जुड़ जाइएगा, कमेंट करिएगा कौन कौन बच्चा लाइव है। क्या क्लास सभी को लाइव दिख रही है? क्या आवाज सभी को क्लियर आ रही है? मेरी आवाज सभी को दिख रही है? मैं सभी को क्लियर है? प्रतिभा, अक्षय, संगीता, रूपम, साना, प्रियंका, राजा, आंचल, मंजीत, गजेंद्र, इरशाद, अनु, कैसे हो भाई सभी? कैसी चल रही है आप लोगों की तैयारी? विजिबल है, ऑडिबल है, ये भी बताइएगा। आवाज क्लियर है? चलो यस आ गया तो इसका मतलब क्लियर है। आज हम मैथ्स के बारे में हम बेसिक चीजें करने वाले हैं, तो साथ में पेन कॉपी रखना, बाद में आप लिख सकते हो। तो मैथ्स, मैथ्स जो शब्द है, शिक्षा, गणित, मैथ्स को हिंदी में बोला जाता है गणित। ठीक है? जो गणित शब्द है, मैथ्स, वो कौन से शब्द से लिया गया है? गणिता से। गणिता, मैथ्स गणित को लिया है गणिता से, हिंदी में अगर पूछा जाए तो। ठीक है? और जो मैथ्स है, मैथमेटिक्स है, वो ग्रीक वर्ड है जो मैथमा से लिया गया है। मैथमेटिक्स कौन सी भाषा का शब्द है? ग्रीक शब्द है, ग्रीक वर्ड है, विच इज टेकन फ्रॉम मैथमा। ठीक है? चलो वेरी गुड, मैथमा से लिया गया है, जिसका अर्थ है नॉलेज, स्टडी, लर्निंग। नॉलेज, स्टडी, लर्निंग, साइंस। इसका अर्थ क्या हुआ? मैथमा। हिंदी वाले भी लिख लो, फिर बोलोगे भाई मैम ने हिंदी में नहीं लिखा। कौन सा शब्द है? ग्रीक शब्द है। ये कैसी भाषा का शब्द है भाई? ग्रीक भाषा का शब्द है। ठीक है? सभी के कमेंट मुझे दिख रही हैं। जबा, प्राणेश्वर, गुड आफ्टरनून सभी को। चलो ठीक है, कोई क्लास अपलोड नहीं है तो वो आज मैं चेक करके करवा दूंगी अपलोड। ठीक है? तो देखो अभी तक हमने क्या देखा? मैथ्स, मैथमेटिक्स जो शब्द है वो एक ग्रीक वर्ड है, और कौन से शब्द से लिया गया? मैथमा से, जिसका अर्थ है नॉलेज, स्टडी, लर्निंग या साइंस। चार अर्थ इसके निकलते हैं यहाँ से। अब जो आगे है, गणित शब्द जो है, गणित शब्द जो है, गणित को, गणित लिया गणिता से, ठीक है, जिसका अर्थ है गणना ऑफ विज्ञान, गणना का विज्ञान। इसका अर्थ क्या हुआ? गणना का विज्ञान, यानी कि साइंस ऑफ कैलकुलेशन। साइंस ऑफ कैलकुलेशंस। हम मैथ्स में क्या करते हैं? कैलकुलेशन करते हैं। ठीक है? तो आज हमने क्या पढ़ा है? देखो मैथ जो शब्द है, गणित जो शब्द है वो गणिता से लिया गया है, जिसका अर्थ है गणना का विज्ञान। और मैथ्स, मैथिक जो एक ग्रीक वर्ड है, ठीक है, जो एक ग्रीक वर्ड है जो मैथमा से लिया गया है, जिसका अर्थ है नॉलेज, स्टडी, लर्निंग, साइंस, यानी कि ज्ञान, अध्ययन, अधिगम, विज्ञान। चार शब्दों से ये बना है। ये एक बेसिक है, ये आता भी नहीं है। हाँ वो मैं यशोदा इंस्टाग्राम पे बताऊंगी, ये ट्रिक्स किस तरीके से आप सीटेट एक ही बारी में क्लियर कर सकते हो। ठीक है? अब आगे आते हैं हम। नेक्स्ट, नेचर ऑफ मैथमेटिक्स। नेचर पढ़ते हैं अब हम इसका। नेचर ऑफ मैथमेटिक्स, यानी कि प्रकृति। कैसी प्रकृति है भाई मैथ्स की? पहला तो लिखो, मैथ्स हैज इट्स ओन लैंग्वेज। मैथमेटिक्स हैज इट्स ओन लैंग्वेज। मैथ की अपनी खुद की भाषा होती है। मैथमेटिक्स हैज इट्स ओन लैंग्वेज। गणित की अपनी भाषा होती है। गणित की भाषा हमारी नॉर्मल भाषा नहीं होती है। और इस भाषा, गणित की भाषा को हम कम्युनिकेशन के लिए, वार्तालाप के लिए यूज नहीं करते। मैथ्स कैलकुलेशन के लिए हम इसको यूज करते हैं। ठीक है? किसके लिए यूज करते हैं? कैलकुलेशन के लिए हम इसको यूज करते हैं। आगे देखते हैं। ये मैथमेटिक्स इज द साइंस ऑफ लॉजिकल रीजनिंग। मैथ्स कैसी होती है? लॉजिकल। लॉजिकल यानी कि तार्किक। मैथ्स हमारी तार्किक है, हिरार्किकल, हिरार्किकल। ये बेसिक चीजें हैं। सबका कमेंट शो हो रहा है भाई। एब्स्ट्रैक्ट, फोर्थ है एब्स्ट्रैक्ट, यानी कि अमूर्त। हिरार्किकल यानी कि पदानुक्रमिक। ठीक है? यानी कि जो मैथ्स का नेचर है वो कैसा है? उसकी खुद की भाषा है। तार्किक, यानी कि हर मैथ्स में जो भी चीज हम बनाते हैं उसके पीछे एक तर्क होता है, किस तरीके से बनी है। कुछ बिना तर्क के हमने उसमें एस्टेब्लिश नहीं किया है। हिरार्किकल यानी कि पदानुक्रमिक। हम हमेशा मैथ्स को सीक्वेंस में सीखते हैं, पहले प्लस माइनस, फिर मल्टीप्लाई डिवाइड, फिर इक्वेशंस, इस तरीके से आगे बढ़ते हैं। ठीक है? देखो पदानुक्रमिक का मतलब होता है कि भाई प्रीवियस नॉलेज के बाद आगे वाली नॉलेज देना। ठीक है? हिरार्की में चलते हैं ना, प्रीवियस नॉलेज टू, प्रीवियस टू नेक्स्ट नॉलेज, अगले, पहले पूर्व ज्ञान से नए ज्ञान की तरफ बढ़ना, न्यू नॉलेज, प्रीवियस नॉलेज टू न्यू नॉलेज, आगे बढ़ते हैं।
पहले हम बच्चों का पूर्व ज्ञान का पता लगाते हैं, फिर हम उनको आगे की चीज पढ़ाते हैं। तो हिरार्की में चल रहे हैं एक तरीके से, ठीक है। नेक्स्ट है एब्स्ट्रैक्ट। एब्स्ट्रैक्ट का मतलब क्या होता है बताइए? हम हिरार्किकल को सीक्वेंस भी बोल सकते हैं, सीक्वेंस भी बोल सकते हैं, वेरी गुड, क्रम में। एब्स्ट्रैक्ट का मतलब होता है, देखो मूर्त और अमूर्त में क्या फर्क होता है? मूर्त का मतलब होता है जिसका रंग रूप आकार है, जिसको हम टच कर सकते हैं, छू सकते हैं, देख सकते हैं। जैसे ये मार्कर है, मूर्त है, तो हम टच कर सकती हूँ, देख सकती हूँ, छू सकती हूँ, तो ये क्या हो गया? मूर्त। परंतु जो मैथ है वो अमूर्त है। अमूर्त यानी कि इसमें कंसेप्चुअल चीजें होती हैं। कैसी चीजें होती है? कंसेप्चुअल। अमूर्त संप्रत्यय हम इसमें पढ़ते हैं, कंसेप्ट, ठीक है। मैथ को हम टच नहीं कर सकते, पर हम इसको सोल्व करते हैं, ठीक है। ओके चलो भाई, अब ये चार कैरेक्टरिस्टिक्स या नेचर थे मैथ्स का। मैथ्स की अपनी खुद की भाषा होती है, यानी कि मैथ्स की जो लैंग्वेज होती है वो हिंदी इंग्लिश जैसी नहीं होती, उसे हम जनरल बातचीत के लिए यूज नहीं करते। हम मैथ्स की थ्योरम्स, क्वेश्चन सोल्व करने के लिए यूज करते हैं। तार्किक, यानी कि कोई भी चीज अगर मैथ में स्टैब्लिश हुई है, उसके पीछे ये तर्क है, हम बता सकते हैं इस तरीके से हुई है। लॉजिक है। हिरार्किकल, यानी कि बच्चे को इजी टू डिफिकल्ट लेकर जाया जाता है। पहले सीक्वेंस में चीजें पढ़ाई जाती हैं, पहले इजी, फिर डिफिकल्ट, फिर और डिफिकल्ट, फिर और डिफिकल्ट। ऐसे नहीं पहले डिफिकल्ट पढ़ा देंगे। हम बच्चे को सीधा मल्टीप्लाई नहीं सिखा पाएंगे जब तक बच्चा प्लस माइनस नहीं सीखेगा। ये हिरार्की में ही चला जाता है। मैथ अमूर्त संप्रत्यय का एक गणित है, इसमें हम अमूर्त चीजें पढ़ते हैं, ठीक है। अब आ जाओ नेक्स्ट। ठीक है, नेक्स्ट। अब जो आता है भाई, ऑब्जेक्टिव्स ऑफ मैथमेटिक्स। ऑब्जेक्टिव्स ऑफ मैथमेटिक्स, गणित के उद्देश्य क्या है? उद्देश्य, पहला उद्देश्य क्या है भाई गणित का? बच्चे की सोच प्रक्रिया को तार्किक करना। पहला क्या है कि मैथमेटाइजेशन ऑफ द चाइल्ड थॉट प्रोसेस। मैथमेटाइजेशन ऑफ चाइल्ड थॉट प्रोसेस, बच्चे की चिंतन प्रक्रिया को गणितीकरण करना। गणितीकरण, क्या करना? गणितीकरण करना, बच्चा गणित को समझ सके। मीनू कुमारी क्या कह रहे हो मैम? आपकी मैम 5 स्टार रेट दे दी, अच्छा। हाँ भाई, अब क्लास 2-4 दिन डेली ही होगी, फिर उसके बाद 2-4 दिन का गैप आएगा, फिर डेली हो जाएगी, ठीक है। मीनू कुमारी, 1 महीने में भी सीटेट आराम से हो जाएगा। मेरी क्लासेस जरूर देख लेना बस, जितनी मैं पढ़ा रही हूँ, क्योंकि पेपर जब दोगे ना बच्चों, मैडम को याद करोगे। और दूसरा है लिंकिंग मैथमेटिक्स टू रियल लाइफ एक्सपीरियंस। दूसरा क्या है? लिंकिंग मैथमेटिक्स टू रियल लाइफ एक्सपीरियंसेस। ठीक है, कि बच्चे को जो गणित है इस तरीके से पढ़ाना कि उसको रियल लाइफ से जोड़कर पढ़ाना। देखो ये वर्ड हमेशा याद रखना, पैडागोजी में जब भी ये ऑप्शन में हो ना कि बच्चे को जो भी हम कंसेप्चुअल चीजें बता रहे हैं वो उसके रियल लाइफ से जोड़कर बता रहे हैं, तो वो सबसे बेस्ट ऑप्शन होता है रियल लाइफ एक्सपीरियंस से जोड़कर कोई भी चीज पढ़ाना, ठीक है। कंसेप्चुअल मतलब होता है संप्रत्यय, कोई भी कंसेप्ट पढ़ा रहे हैं, जैसे प्लस पढ़ा दिया, माइनस पढ़ा दिया, मल्टीप्लाई, थ्योरम्स हम पढ़ाते हैं, ठीक है। चलो नेक्स्ट, इससे क्या हो? डेवलप लॉजिकल थिंकिंग, तार्किक सोच विकसित करना। डेवलप लॉजिकल थिंकिंग, तार्किक सोच विकसित करना, ठीक है। अब देखो एक सेकेंड, एक और पढ़ो, ये कई बार आता है। जॉर्ज पोलिया, जॉर्ज पोलिया ने बताए थे मैथ्स के 2 एम्स हैं। मैथ्स के 2 एम्स हैं अकॉर्डिंग टू जॉर्ज पोलिया। ये नाम बहुत आता है भाई, जॉर्ज पोलिया। जॉर्ज पोलिया ने मैथ्स के 2 टाइप्स ऑफ एम बताए थे, 2
टाइप्स ऑफ एम्स इन स्कूल। इन स्कूल गणित के कितने प्रकार के वो होते हैं एक स्कूल में? उद्देश्य 2 प्रकार के। एक तो नैरो एम बताया था, एक वाइडर एम, यानी कि ब्रॉड एम। एक नैरो एम था, एक हायर या ब्रॉड एम। ठीक है, संकीर्ण या व्यापक लक्ष्य है। 2 प्रकार के लक्ष्य बताए थे, देखो कौन कौन से हैं। पहला लक्ष्य होता है नैरो एम्स। नैरो एम्स यानी कि संकीर्ण उद्देश्य। दूसरा है वाइडर, ब्रॉड ब्रॉड एम्स या हायर एम्स, उच्च उद्देश्य। ठीक है, देखो नैरो एम्स में मतलब होता है, नैरो एम्स का मतलब होता है बच्चों को बेसिक कैलकुलेशन सिखाना। बेसिक, कैसी कैलकुलेशन सिखाना? बेसिक कैलकुलेशन, बेसिक कैलकुलेशन सिखाना, गणना सिखाना। कौन सी होती है? प्लस, माइनस, मल्टीप्लाई, डिवाइड, ताकि बच्चा डेली लाइफ, डेली रूटीन में उनका प्रयोग करके जीवन यापन कर सके। जैसे हम लेन देन करते हैं, पैसों का हिसाब किताब हमें डेली लाइफ में रखना पड़ता है, तो अगर हमें प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवाइड आएगा तो हम डेली लाइफ में इनका प्रयोग करके अपना जीवन यापन अच्छे से कर सकते हैं, हमें कोई भी दिक्कत नहीं आएगी। ठीक है, तो नैरो एम्स का मतलब है बच्चों को वो बेसिक मैथ सिखा देना जिससे बच्चा अपनी रियल लाइफ में उसका प्रयोग करके जीवन यापन कर सके, उसको कोई दिक्कत ना हो। जैसे प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवाइड सिखा देना। ठीक है, ब्रॉड एम्स, ब्रॉड एम्स होते हैं बड़े एम्स। ठीक है, जो इनसे बढ़कर होते हैं, जैसे कि रिसर्च करना। कोई भी रिसर्च बच्चा करेगा ताकि भाई कुछ स्टैब्लिश करना, फॉर्मूला बनाना, मैथ्स में फॉर्मूलाज एस्टेब्लिश करना, रिसर्च करना, फॉर्मूलाज उसमें बनाना सिखाना। ठीक है, ये सब चीजें आती हैं ब्रॉड एम्स में। ओके, चलो बुशीरा अंजुम आज देखती हूँ मैं। अब क्लियर है? फॉर्मूला बेटा, ये कुछ चीजें तो हिंदी में ही होती है और कुछ इंग्लिश में, पर मैं बोल देती हूँ हिंदी और इंग्लिश दोनों में। पलक, फिरदोश, सुदीपा, सुदीप्ता, मुल्ला खान। ठीक है, देखो जॉर्ज पोलिया कौन थे? इन्होंने मैथ्स के बारे में बताया था कि प्रॉब्लम सॉल्विंग मेथड बताया था एक मैथ्स का, वो हम आगे पढ़ेंगे। तो इन्होंने बताया था स्कूल में मैथ्स पढ़ाने के 2 उद्देश्य होते हैं। एक तो बेसिक कैलकुलेशन सिखाना ताकि बच्चा अपने जीवन यापन कर सके, डेली लाइफ को अच्छे से जी सके। दूसरा था ब्रॉड एम, हायर उद्देश्य है, उच्च एम्स। इससे बच्चा क्या करेगा? कुछ मैथ में बड़ी चीज करेगा, मैथ्स में अपना कैरियर बना सकता है, मैथ में रिसर्च कर सकता है, मैथ में पीएचडी कर सकता है, मैथ में फॉर्मूले थ्योरम एस्टैब्लिश कर सकता है। ठीक है, चलो नेक्स्ट। नेक्स्ट है पोलिया प्रॉब्लम सॉल्विंग मेथड। पोलिया ने प्रॉब्लम सॉल्विंग मेथड बताया है। जॉर्ज पोलिया प्रॉब्लम सॉल्विंग मेथड। जॉर्ज पोलिया ने क्या बताया? प्रॉब्लम सॉल्विंग मेथड के 4 स्टेप्स बताए हैं। ठीक है, पहला है अंडरस्टैंड द प्रॉब्लम। ये 4 स्टेप्स लिखो। पहला है अंडरस्टैंड द प्रॉब्लम। दूसरा है डिवाइस या मेक अ डिवाइस अ प्लान। अब प्लान बनाओ, पहले समस्या को समझो, फिर उसको भाई दूसरा क्या करो? योजना तैयार करो, फिर कैरी आउट द प्लान, लुक बैक। कैरी आउट, कैरी आउट द प्लान, लुक बैक। लुक बैक यानी कि जो हमने सॉल्यूशन ढूंढा उस पे देखेंगे कि कैसा है, लुक बैक एट द सॉल्यूशन। अब हिंदी में भी लिख लो, समस्या को समझना, ठीक है, योजना तैयार करना, ठीक है, पहले फिर योजना तैयार होगी, प्लान का प्रयोग करना, प्रतिपुष्टि। योजना का क्रियान्वय, लास्ट है प्रतिपुष्टि देना, फीडबैक देना। ठीक है, जॉर्ज पोलिया ने प्रॉब्लम सॉल्विंग मेथड दिया मैथ्स का। ठीक है, ये बात ध्यान रखना। और इन्होंने कितने स्टेप बताए हैं? 4 स्टेप्स। पहला कौन सा है? पहले समस्या को समझो, समझकर उसको सोल्व करने का प्लान बनाओ, प्लान बनाकर उसको एग्जीक्यूट करो, एग्जीक्यूट करके देखो भाई जो सॉल्यूशन हमने सोचा था क्या वो निकला या नहीं। ठीक है, तो ये 4 स्टेप्स हैं जॉर्ज पोलिया ने जो दिए हैं, सबके पीडीएफ मिल जाएगा। अब आगे देखते हैं कंसेप्ट मैपिंग क्या होता है। देखो कंसेप्ट मैपिंग कुछ अब हम पढ़ने वाले हैं। संकल्पना मानचित्र यानी कि किसी भी कंसेप्ट को एक चित्र के द्वारा रिप्रेजेंट करके उनमें संबंध बताया जाता है। जैसे कि देखो, इट इज अ सिस्टमैटिक ड्राइंग विच शो द रिलेशनशिप बिटवीन कंसेप्ट। ड्राइंग के द्वारा हम कंसेप्ट के बीच में रिलेशन शो करते हैं कंसेप्ट मैप के द्वारा। मैप का मतलब होता है चित्र। ठीक है, कंसेप्ट यानी कंसेप्ट को चित्र के द्वारा समझाना, उनका रिलेशन समझाया जाता है।
ठीक है। इट इज हिरार्किकल स्ट्रक्चर। हिरार्किकल इस तरीके से हो गया, पहले हम शेप समझेंगे, फिर 2D शेप्स, फिर 3D शेप्स, इस तरीके से हिरार्की में ही समझा जाता है मैथ्स को। जैसे पहला मेन कंसेप्ट हो गया हमारा शेप्स। शेप क्या होती है हमने बच्चों को बता दिया। फिर बताया 2D शेप, 2D शेप, 3D शेप, 4D शेप। ठीक है, 3D शेप हो गया ट्रायंगल, और 4 साइड, देखो साइड्स, 2D शेप में 3 साइड और 4 साइड्स होते हैं, इस तरीके से रिप्रेजेंट किया। 3D शेप में क्यूबॉइड और क्यूब आ गया, यानी कि कंसेप्ट्स को चित्र के द्वारा समझाना, दैट इज कंसेप्ट मैपिंग। क्लियर है? जल्दी से एक बार कमेंट कर दो। पहले हम सारे ये बात बिल्कुल सही है जूही, जब तक बेसिक बेसिक कैलकुलेशन नहीं होगी तब तक हम आगे के ब्रॉड एम्स अचीव नहीं कर सकते। बिल्कुल सही, जब तक बेसिक मैथ नहीं आएगी तो ब्रॉड एम्स भी हम अचीव नहीं कर सकते। बिल्कुल सही, सब लिखना है बेटा। अब ये क्लियर है कि कंसेप्ट को मानचित्र के द्वारा दिखाना और समझाना, उनका संबंध बताकर। नेक्स्ट, सिमेट्री क्या होता है? देखो सिमेट्री का मतलब होता है सेम, दोनों तरफ सेम। ये बात ध्यान रखना, क्वेश्चन जरूर आता है। सममिति, द क्वालिटी ऑफ बीइंग मेड अप टू एग्जैक्टली सिमिलर पार्ट फेसिंग ईच अदर, दोनों साइड एग्जैक्टली सेम आना। एक चित्र में हम ऐसी कितनी सारी सिमेट्री लाइंस बना सकते हैं कि दोनों साइड सेम हो बिल्कुल। ठीक है, एक सेकेंड। चलो भाई, देखो बात क्या है। देखो कोई भी शेप है उसके अंदर हम कितनी सिमेट्री लाइंस बना सकते हैं कि दोनों साइड बिल्कुल सेम होना चाहिए। जैसे ये हो गया एक रेक्टेंगल, इसमें सिर्फ कितनी सिमेट्री लाइंस बनेगी? एक तो वर्टिकल, क्योंकि ऊपर नीचे बिल्कुल सेम है, ये भी सेम रहेगा, ये भी। एक हॉरिजॉन्टल, ये दोनों बिल्कुल सेम रहेंगे। तो कई बार पूछा जाएगा रेक्टेंगल में कितनी सिमेट्री लाइंस होती है? 2। आगे देखते हैं। देखो सिमेट्री लाइंस स्क्वायर में कितनी होगी? स्क्वायर में 4 होती हैं, एक तो ऐसे डायगनली, एक वर्टिकली, एक हॉरिजॉन्टली। ये 4 सिमेट्री लाइन बन जाएगी स्क्वायर में। रेक्टेंगल में 2 ही बनेगी, एक वर्टिकल एक हॉरिजॉन्टल। रोम्बस में भी 2 ही बनेगी, ठीक है। और काइट में 1 ही बनेगी। देख लेना, दोनों साइड बिल्कुल इक्वल होना चाहिए। कोई ऐसा भी चित्र दे दे जो मैं ना करवाऊं। एक ट्रेपिजॉइड, ठीक है, उसमें कितनी बनेगी? सिर्फ 1 ही बनेगी, और कोई बनी नहीं पाएगी। ट्रेपिजॉइड, नो लाइंस। आइसोसेल्स था ये ट्रेपिजॉइड, इसमें तो एक भी लाइन नहीं बनेगी क्योंकि इक्वल ही नहीं है। ये थोड़ा छोटा है, ये थोड़ा ऐसे है, तो इसमें नहीं बन पाएगी। पैरेललोग्राम में भी कोई नहीं बनेगी। अगर देखो मैं ऐसे लाइन खींचती हूँ तो ये इसके ऊपर इधर आएगा एक कॉर्नर, सेम नहीं बनेगा। और यानी कि इक्विलेटरल ट्रायंगल में 3 बन जाएगी, ऐसे ऐसे और ऐसे। आइसोसेल्स ट्रायंगल में 1 सिमेट्री लाइन। जुलाई वाले पेपर फर्स्ट में सिमेट्री का क्वेश्चन आया था, अब की बार भी आएगा ही आएगा। ठीक है, दोबारा बोल देती हूँ। स्क्वायर में 4 बनती है, रेक्टेंगल में 2 बनती है, रोम्बस में भी 2 बनती है, काइट में 1 बनती है, आइसोसेल्स ट्रेपिजॉइड में 1 बनती है, पर ओनली ट्रेपिजॉइड में कोई नहीं बनती, पैरेललोग्राम में कोई नहीं बनती, इक्विलेटरल ट्रायंगल में 3 बनती है, और आइसोसेल्स ट्रायंगल में 1 बनती है। कंसेप्ट मैपिंग का मतलब होता है शेख कि भाई कंसेप्ट्स को चित्र के द्वारा रिप्रेजेंट करके उनके बीच में संबंध बताना। ठीक है, चलो नेक्स्ट देखते हैं। जैसे अभी एक बार देखो, मैं आप लोगों से पूछूं एक कंसेप्ट, ए है, ए में कितनी सिमेट्री लाइन बनेगी? ए है तो थोड़ा सा इसे बनाते हैं पहले। ये है ए, इसमें कितनी सिमेट्री लाइंस बनेगी? ए की बन सकती है 1। अब बी लिख दिया, बी में कितनी सिमेट्री लाइन बनेगी? देखो ये बी है, बी में कितनी सिमेट्री लाइन बनेगी? बस 1, और कोई नहीं बनेगी। सी है, सी में भी 1 ही बनेगी भाई। ठीक है, डी है, डी में भी 1 ही बनेगी। ठीक है, तो ये आप खुद देख लेना, दोनों साइड एक जैसा सेम होना चाहिए। थोड़ा सा भी ऊपर नीचे हुआ वो सिमेट्री नहीं होगा। ठीक है, चलो टीचिंग लर्निंग मटेरियल। टीचिंग लर्निंग मटेरियल कौन कौन से होते हैं मैथ्स में? एक तो होता है बाला, बाला का मतलब होता है बिल्डिंग एज लर्निंग एड, फुल फॉर्म कई बार आती है बाला, BALA। ठीक है, बाला का मतलब होता है टीचिंग बिल्डिंग एज लर्निंग एड, इसकी फुल फॉर्म है। यानी कि बिल्डिंग को इस तरीके से बनाओ कि वो बच्चों के लिए टीचिंग एड्स का, लर्निंग एड का काम करे। जैसे होता है ना सीढ़ियों पे जनवरी फरवरी लिख दिया, पूरे स्कूल में चित्र ही चित्र बना दिया, बच्चा पढ़ के भी कई बार बहुत कुछ चीजें सीख जाता है। तो बिल्डिंग को इस तरीके से बनाओ कि वो एड का काम करे, बच्चे के सीखने में मदद करे। ठीक है, देखो जियो बोर्ड सबसे पहला होता है, एक जियो बोर्ड टीचिंग एड। जियो बोर्ड से बच्चा क्या सीखता है? इट इज अ स्क्वायर बोर्ड इन विच हेल्स आर एम्बेडेड। ये एक ऐसा स्क्वायर बोर्ड होता है, देखो ऐसे एक बोर्ड हुआ, उसके ऊपर पिंस होती हैं, पिंस। ठीक है, ठीक है। रेक्टेंगल में अभी ना डायगनली सिमेट्री नहीं बनेगी, देखो आप देख ही लो एक बार। जैसे रेक्टेंगल हो गया, इसमें सिमेट्री मैं ऐसे करूंगी तो ये कॉर्नर यहां आएगा, और मैं इसको फोल्ड करूंगी तो ये कॉर्नर यहां आएगा, तो ये सिमेट्री नहीं है बिल्कुल। जैसे बीच की लाइन खींचेंगे हम, उनको फोल्ड करें तो बिल्कुल एक दूसरे के ऊपर आए दोनों पार्ट। ठीक है, ओके। आप खुद भी एक अपना पेज लो, जैसे ये लो,
ये पेज एक रेक्टेंगल हो गया, ठीक है। अब मैं इसमें डायगनली करके देखती हूँ, देखो डायगनली बना दी मैंने एक सिमेट्री लाइन। एक सेकेंड, तो देखो ये इसके ऊपर नहीं आ रहा ना, ये अलग हो गया कॉर्नर, ये अलग, एक दूसरे के ऊपर आना चाहिए था। अब समझ में आया, जैसे ये रेक्टेंगल है, मैंने कॉर्नर्स को फोल्ड किया, ये एक दूसरे के ऊपर आया ही नहीं, अलग अलग है ना, ये कॉर्नर अलग है, ये अलग, ठीक है। अब देखो जैसे ये स्केयर बना दिया मैंने, स्केयर हो गया, स्केयर है ना, तो इसमें देखो बना के एकदम परफेक्ट साइज का तो नहीं बना, थोड़ा सा छोटा बड़ा हो गया है, स्केयर तो माप के ही बनाया जाएगा भाई, ठीक है। चलो, कल कोई क्लास नहीं थी, तो जियो बोर्ड, जियो बोर्ड का प्रयोग हम मैथ्स में शेप्स को पढ़ाने के लिए प्रयोग करते हैं। देखो जैसे ये बोर्ड है, बोर्ड के ऊपर ऐसे कील्स होती हैं, उसके ऊपर हम रबर से ऐसे शेप्स बनाकर बच्चों को सिखाते हैं। इट इज अ स्क्वायर बोर्ड इन विच हेल्स आर एम्बेडेड, जिसमें नक वे होते हैं ऐसे ऊपर की तरफ उभरे हुए हेल्स होते हैं, जिससे हम क्या करते हैं, विद द यूज रबर बैंड इनिशियली ज्योमेट्री मेजरमेंट एंड न्यूमेरिकल कंसेप्ट कैन बी अंडरस्टूड। इससे हम शेप्स को पढ़ाते हैं। जो जियो बोर्ड से हम क्या पढ़ाते हैं, शेप्स, ये बात ध्यान रखना। जैसे स्क्वायर बना दिया, ये रहा रेक्टेंगल बना दिया, ठीक है, पैरेललोग्राम बना दिया, डेल्टॉइड्स बना दिया, ऐसे करके ट्रेपेजॉइड बना दिया। तो जियो सीधा सीधा प्रयोग बताते हैं, जियो बोर्ड का प्रयोग मैथ्स में शेप्स को पढ़ाने के लिए किया जाता है। ये स्क्वायर बोर्ड के ऊपर नकूले नेल्स खड़े होते हैं, जिसके ऊपर हम रबर से शेप्स बनाते हैं और बच्चा सीख जाता है। नेक्स्ट, एबकस, गिनतारा, ये बहुत आता है भाई, गिनतारा, सीधी भाषा में देख लो, गिनतारा का प्रयोग होता है बेसिक कैलकुलेशन सिखाने के लिए, प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवाइड और स्थानीय मान को सिखाने के लिए। दो चीजें हमेशा पेपर में आती है। देखो, इट इज एन एंशियंट मैथमेटिकल इंस्ट्रूमेंट, ये बहुत पुराने समय का एक इंस्ट्रूमेंट है गणित पढ़ाने का, प्राचीन काल से, प्राचीन गणित तंत्र, ठीक है। इट इज द फ्रेम जनरली ऑफ वुड और प्लास्टिक, ये किसका होता है, लकड़ी का और प्लास्टिक का होता है, दैट होल्ड रोड्स विद फ्रीली स्लाइडिंग ग्रिड्स, इसमें देखो ऐसी लंबी लंबी तारों में फ्रीली, हम ऊपर भी कर सकते हैं नीचे भी, ठीक है। अब इन एडिशन टू कैलकुलेशन द बेसिक फंक्शन ऑफ, इससे हम क्या क्या सिखाते हैं, एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन, ठीक है। देखो सीधा सीधा याद रखना, एबकस यानी कि गिन तारा का प्रयोग हम बच्चे को प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवाइड के लिए सिखाते हैं, प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवाइड, ठीक है। दूसरा प्रयोग हम इसमें स्थानीय मान सिखाने के लिए करते हैं, प्लेस वैल्यू भी पढ़ाते हैं इसे, ये सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है, प्लेस वैल्यू। प्लेस वैल्यू, स्थानीय मान पढ़ाने के लिए कौन सा इंस्ट्रूमेंट यूज करोगे, एबकस, ठीक है। जैसे एक एबकस है, इसमें 1 2 3 4 5, ये 5 5 है सारे, ठीक है। तो ये 5 5 5 5 हो गए, यानी कि ये तो थोड़ा अलग बना हुआ है। बच्चों को पहले इकाई फिर धाई, ठीक है, इस तरीके से बीट्स के द्वारा हम बच्चों को स्थानीय मान सिखा देते हैं, ठीक है। अब बताओ कोई दिक्कत है तो बताओ बताओ। हिंदी और इंग्लिश बेटा दोनों में, हिंदी बोल देती हूँ, इंग्लिश थोड़ा सा देखना पड़ेगा। प्रिया चौधरी, इसका यूज किस लिए होता है, हाँ ये आता है क्वेश्चन में, इसका यूज किस लिए होगा, प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवाइड सिखाने के लिए और प्लेस वैल्यू, बस। ये लकड़ी का या प्लास्टिक का होता है, इतना ही आएगा। हाँ, नेक्स्ट, डाइंस ब्लॉक, ये होता है डाइंस ब्लॉक, एबाकस और डाइन ब्लॉक का एक क्वेश्चन जरूर आ जाता है। डाइंस ब्लॉक इंग्लिश में भी यही बोलेंगे, हिंदी में भी। डाइंस ब्लॉक आर मैथमेटिकल मैनिपुलेशन यूज्ड बाय टू लर्न बेसिक मैथमेटिकल कंसेप्ट। देखो डाइंस ब्लॉक का प्रयोग किस लिए होता है, प्लस माइनस नंबर टाइम प्लेस वैल्यू, ठीक है, यानी कि प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवाइड प्लेस वैल्यू सिखाने के लिए। इसमें 4 प्रकार के होते हैं, एक होता है यूनिट, रोड, फ्लैट और क्यूब्स, 4 टाइप के होते हैं। देखो यूनिट होता है 1 का, ये है यूनिट, ठीक है। रोड होगा 10 का, रोड्स, ये 10 हो गए, एक ये ऊपर एक लाइन जो है 10 की हो गई। और ये क्या हो जाएगा, फ्लैट्स, एक पूरा डब्बा 100 का होता है ये। और 1000 का पूरा हो जाएगा, जैसे एक हमारे पास क्यूब बॉइड क्यूब हो गया, उसमें ये छोटे छोटे, ये कितने रोड्स हो जाएंगे, यूनिट्स कितनी हो जाएंगी, 1000, ये क्या हो गया भाई यहाँ पर क्यूब्स।
क्यूब में 1000 होते हैं, फ्लैट में 100 होते हैं, रोड्स में कितने बिट्स होते हैं 10, यूनिट में 1, एक बॉक्स। ये बेटा थोड़ा सा याद ही करना पड़ेगा। ये टीचिंग एड देखो दोबारा करते हैं, 3 पढ़े अभी तक, किस तरीके से क्वेश्चन आएगा। पहला जो हमने पढ़ा है जियो बोर्ड, जियो बोर्ड का प्रयोग किस लिए किया जाता है, मैथ में शेप्स पढ़ाने के लिए, बिल्कुल सही बस। और ये कैसे बना होता है, ये स्क्वायर बोर्ड के ऊपर नकूले नेल्स खड़े होते हैं जिस पर रबड़ से हम शेप्स बना बनाकर बच्चों को सिखाते हैं बस। हाँ दोनों ऑलमोस्ट सेम है, एबाकस अलग है। देखो एबाकस का प्रयोग, ये सबसे प्राचीन इंस्ट्रूमेंट हो गया, सबसे पुराना है, ठीक है। और एबाकस का प्रयोग प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवाइड और प्लेस वैल्यू के लिए किया जाता है बस, और किसी चीज के लिए नहीं, ठीक है। अब देखो ये दोनों बच्चे बोल रहे हैं सेम है, नहीं ये सेम नहीं है। देखो ये क्या सेम है, 9 ब्लॉक्स, ब्लॉक्स होते हैं छोटे छोटे, ये ब्लॉक हो गए। पूछा जाएगा कि क्यूब में कितने ब्लॉक होते हैं 1000, रोड में फ्लैट में कितने ब्लॉक हो गए 100, ये ब्लॉक्स हैं। ये 1 ब्लॉक का हो गया यूनिट, 10 ब्लॉक का हो गया रोड, 100 ब्लॉक का हो गया फ्लैट, 1000 ब्लॉक का क्या हो गया क्यूब, ठीक है। चलो अब क्लियर, देखो डाइंस ब्लॉक को हिंदी में भी डाइंस ब्लॉक बोला जाएगा। डाइंस ब्लॉक का प्रयोग भी बच्चों को नंबर्स पढ़ाने के लिए, प्लेस वैल्यू पढ़ाने के लिए और प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवाइड करने के लिए। अभी आप समझ लो, ठीक है। और देखो कई बार ये 4 टाइप के होते हैं ब्लॉक, यूनिट, रोड, फ्लैट और क्यूब। यूनिट होता है 1 का, रोड्स होते हैं 10 और 100 का होता है फ्लैट और 1000 का होता है क्यूब। ये बस ऐसे ही आता है। 3 डायमेंशनल टीचिंग एड, 3 डायमेंशनल टीचिंग एड कौन कौन से होते हैं बताओ। दीज एड प्रोवाइड अंडरस्टैंडिंग ऑफ रियल थिंग्स, इससे हम बच्चों में रियल थिंग्स को पढ़ाते हैं। जैसे कि रियल थिंग्स, जैसे रूम के द्वारा हम बच्चे को स्क्वायर पढ़ा सकते हैं, रेक्टेंगल पढ़ा सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट दीज आर रियल ऑब्जेक्ट, रियल ऑब्जेक्ट होते हैं 3 डायमेंशनल में, मोड्स, पपेट्स एटसेट्रा। चलो अब कुछ क्वेश्चन भी करते हैं भाई, एक क्वेश्चन का आंसर दो। डैश प्ले एन इंपॉर्टेंट रोल इन वाइगोत्स्कियन कंस्ट्रक्टिविज्म। पुष्पेंद्र कुमार, दोनों में प्लेस वैल्यू हो सकता है क्या, दो चीजों से हम एक चीज नहीं सीखते हैं। लाइन ब्लॉक में ब्लॉक्स होते हैं और उसमें बीट्स होती हैं, ये फर्क है बस, दोनों अलग अलग चीजें हो गई। आते हैं ये क्वेश्चन जरूर। अभी क्वेश्चन करते हैं, पता चल जाएगा। डैश प्ले एन इंपॉर्टेंट रोल इन वाइगोत्स्की कंस्ट्रक्टिविज्म। वाइगोत्स्की के संरचनावाद में किसकी भूमिका है, लैंग्वेज, परिकल्पना, डेवलपमेंट ऑफ स्कीमा या रिवॉर्ड एंड पनिशमेंट। देखो वाइगोत्स्की ऐसे सबसे पहले मनोवैज्ञानिक है जिन्होंने बच्चे के संज्ञानात्मक विकास पर किसका रोल बताया, लैंग्वेज का। आंसर तो इसका लैंग्वेज है, ठीक है। अब डेवलपमेंट ऑफ स्कीमा किसने दिया है, पियाजे ने, ये बात पियाजे ने बोली है। मैचुरेशन, मैचुरेशन भी पियाजे ने बोला है, ठीक है। रिवॉर्ड और पनिशमेंट की बात करते हैं, BF स्किनर। रिवॉर्ड और पनिशमेंट से बच्चे को कुछ सिखाना, ये बात किसने बोली है, स्किनर ने, ठीक है। बिल्कुल सही है फर्स्ट सभी का। नाउ द क्वेश्चन नंबर 2, which of the following tool should a teacher use to assess children learning, जल्दी बताओ। स्कीमा बेटा आप साइकोलॉजी में पढ़ोगे, स्कीमा होता है बच्चे का मेंटल स्ट्रक्चर, व्यवहार, जैसा आपने सीखा वैसा व्यवहार करना, वो स्कीमा हो जाएगा। कार्य करने के तरीके को स्कीमा बोला जाता है।